डियर स्टूडेंट। चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हंटिंग गैदरिंग मीन्स द पर्सन्स हु हंट द एनिमल्स, है ना। द पर्सन हु हंट द एनिमल्स, ऐसे लोग जो एनिमल्स को क्या करते थे, हंट करते थे, मारते थे, शिकार करते थे उनका। और गैदरिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में, गैदरिंग का मतलब होता है फ्रूट्स को कलेक्ट करना, ठीक है। फ्रूट्स को कलेक्ट करना और भी बहुत सी सारी चीज़ों को, स्टोन्स को, जो उनके औजार थे, है ना, इक्विपमेंट्स थे, उनको कलेक्ट करना। यानी कि गैदरिंग सीख गए थे लोग, अपने पास में इकट्ठा करना सीख रहे थे, ठीक है। हंटिंग करना और साथ ही साथ गैदरिंग करना, तो दोनों तरह से वो अच्छा करते किस लिए थे, ये करते इसलिए थे क्योंकि उनको जीना है ना। तो जीने के लिए अगर हंटिंग नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, जानवरों को मार कर उनको खाते थे, ठीक है। और गैदरिंग का मतलब ये है कि जो भी उनको फ्रूट्स थे, सीजनल फ्रूट्स जो होते थे, उनको भी वो खाते थे, है ना, टू सर्वाइव, राइट। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, राइट। इस चैप्टर में हमें ये स्पेशली इस चैप्टर के बारे में हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से वो हंटिंग गैदरिंग से, यानी जो भी लोग थे वो हंटर गैदरर से किस तरह से ग्रोइंग फूड करने लगे, है ना, फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया। यानी कि वो हमें ये पढ़ना है कि वो हंटिंग गैदरिंग से किस तरह से फार्मर बन गए। कुल मिला के ये पार्ट है आपका, ठीक है। इस लेसन में आपको ये देखना है कि हंटिंग गैदरिंग से किस तरह से वो फार्मर बन गए। यानी कि पहले उनको फार्मिंग नहीं आती थी। फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, खेती करना, फसलों को उगाना, है ना, पहले उनको बोना, फिर उनको काटना, है ना, सोइंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग का, ये सारी चीज़ें जो वर्क होता है ये फार्मर के द्वारा होता है ना। बट जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, उनको ये नहीं पता था कि फार्मिंग क्या होती है, राइट। वो तो पहले हंटिंग गैदरिंग का काम स्टार्ट किए थे, है ना, हंट करते थे एनिमल्स को, है ना। और कुछ जो कुछ भी उनको मिलता था फ्रूट्स है, उसको कलेक्ट करके रख लेते थे अपने पास खाने के लिए, तो उनको हंटर गैदरर कहा गया। अब वो हंटर गैदरर से धीरे धीरे किस तरह से हर्डर बनते हैं बीच में, और हर्डर के बाद किस तरह से धीरे धीरे फार्मिंग शुरू कर देते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो तुषार ट्रेन जर्नी, एक तुषार है, ठीक है, ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ट्रेन से। तो क्या होता है कि तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है, फॉर हिज कजिन्स, अपने कजिन के साथ में, है ना, कजिन्स वेडिंग, अपनी कजिन्स वेडिंग की अपनी कजिन वेडिंग के लिए जा रहा होता है। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इन टू विंडो सीट, उसको एक विंडो सीट मिलती है ना। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पैन एज ही वॉज ट्रीज, वो ट्रीज देखता है, हाउसेस देखता है ना, फ्लाई द पास्ट, जो तेजी से आप ट्रेन में बैठते हैं ना तो सब कुछ पीछे निकलता चला जाता है ना। हिज अंकल टैब, उसी समय उसके जो अंकल आते हैं पीछे से उसको थपथकी लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा, उसके सोल्जर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो, आज से 150 साल पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो उसको मतलब उसको पिछली बातों पर ले जाते हैं, ठीक है। एंड द पीपल बिगैन यूजिंग बसेज फ्यू डिकेड्स लेटर, है ना, बसेस भी उन्होंने कुछ 10 को बाद ही पहले भी सीखा हुआ है। तुषार वंडर्ड, तुषार ये सब सुनकर आश्चर्यचकित होता है। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली, कि लोग कैसे मतलब क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में कैसे ट्रैवल करते रहे होंगे, है ना। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि आज तो ठीक है हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव, ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट पीपल का मतलब क्या है। अर्लीस्ट पीपल का मतलब होता है पुराने लोग, है ना, जो हमसे बहुत पहले आए थे, है ना, आदिमानव टाइप के लोग, उनकी बात कर रहे हैं। वाई वर दे ऑन द मूव, वो मूव क्यों करते थे। तो इसके बारे में, इसका आंसर तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, है ना। लेकिन इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग और क्लियरली समझेंगे कि लोग जो है, जो हंटर गैदरर्स थे, वो एक प्लेस से सेकेंड प्लेस पे क्यों ट्रैवल करते थे, राइट। क्यों ट्रैवल करते थे, उसका एग्जैक्ट रीजन इसमें मिलेगा आपको। और ये एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आंसर होंगे, देखिए जैसे इसमें दिया है फर्स्ट, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर रीजन है इसमें, ठीक है। तो 4 रीजन है और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाई वर दे ऑन मूव, वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना, और ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा, राइट।
तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो हम इस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। सब कॉन्टिनेंट मतलब फिर से मैंने बताना पड़ेगा मुझे कि इंडिया है, इंडिया के आसपास के जितना भी कंट्री है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, ठीक है। सो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी वो लगभग कितने साल पहले रहते थे? 2 मिलियन। 2 मिलियन मतलब समझ रहे हैं ना, 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख ईयर्स एगो, ठीक है ना, 20 लाख साल पहले, ठीक है, ये मतलब होता है 20 लाख, 2 मिलियन का। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, और उनको हम क्या कह रहे हैं? हंटर गैदर कह रहे हैं। ये डेट याद रखिएगा, मतलब एक गेस आप याद रखिएगा, 20 लाख ईयर एगो की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आप आज कितना है? 2020 है, और 2020 से पहले आप 20 लाख ईयर्स एगो जाइए, आप सोचिए उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, है ना। उस समय का जीवन कुछ ऐसा था कि अर्थ में धीरे धीरे लोग रहना शुरू कर रहे थे। आप ये समझिए कि अर्थ में जो ह्यूमन है उसका धीरे धीरे रहना शुरू हो रहा था, ठीक है, राइट। तो देखेंगे इसमें द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और उनका जो नाम आया ना वो उनके काम से आया, ठीक है ना, उनके फूड से। जनरली दे हंटेड द एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे? जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, उनको मारते थे। कॉट फिशेस को पकड़ते थे, है ना, बर्ड्स को, गैदर्ड फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, है ना, रूट्स है, नट्स है, सीड है, लीव्स है ना, स्टॉक्स है एंड एग्स है, इन सबको क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। तो देखिए हंटेड करते थे एनिमल्स को, इसलिए उनको हंटर कहा गया, और ये इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे, इस वजह से इनको गैदरर कहा गया, है ना। इस तरह से आप समझ लेंगे। तो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होने जा रहा है। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब ये देखिए जो आपको फर्स्ट नंबर है ना, ये आपको इस तरह जैसे आप कॉपी में राइट करते हैं ना आंसर, वैसे फर्स्ट का, तो ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया कि क्यों मूव करते थे। तो देखिए पहला रीज़न क्या बुक में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है? इफ़ दे हैड स्टेड वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे हंटर गैदरर है, मान लीजिए एक प्लेस पे आज लंबे समय पर रुके हुए हैं, तो इफ़ दे हैड स्टेड एट ए वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव बीन ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह पर मान लीजिए हंटर गैदर रह रहे हैं, तो वहाँ के आसपास की सारी चीज़ों को तो खा पी डालेंगे ना भाई। एक ही जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ के फ्रूट्स को खा लेंगे, एनिमल्स जो भी होंगे वहाँ, तो अब वो तो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, फिनिश हो जाएगा। तो देयर फोर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उनको क्या करना पड़ता था? उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता था। तो पहला रीजन तो यही हो गया है ना, इफ दे हैड स्टेड इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल the available plant and animal resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food, right। अब देखिए सेकेंड रीजन क्या है। सेकेंड रीजन में क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, अब कभी कभी तो ठीक है, वो मान लीजिए एक प्लेस पर रहना ही चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते दूसरे प्लेस पर, लेकिन जिन एनिमल्स को मार के उनको खाना है, एनिमल्स ही वहाँ से चले गए दूसरे प्लेस में, तो उनके पीछे पीछे तो उनको जाना पड़ेगा ना। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चूँकि एनिमल्स प्लेस टू प्लेस मूव कर जाते थे आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, क्योंकि एनिमल भी क्या ढूंढते थे? छोटा से छोटा जो भी उनको सबसे पसंद होता था भोजन, है ना, उसको खाने के लिए चले जाते थे। तो इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, तो क्या होता था कि डियर है, वाइल्ड कैटल है, तो इन लोगों को मारने के लिए इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, तो जो एनिमल्स होते हैं ना, ये कहाँ चले जाते हैं? ग्रास को खाने के लिए, लीव्स को खाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, तो इनके पीछे पीछे ह्यूमन को भी चले जाना पड़ता था, है ना। तो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड, जो इनको मारते थे, देम हैड टू फॉलो, उनको क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था दियर मूवमेंट्स। तो सेकंड दो रीजन हमें समझ में आ गया। पहला रीजन क्या समझ में आया? पहला रीजन तो ये समझ में आया, जैसे क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जो हंटर गैदरर्स थे, वाई दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर देते? तो पहला रीजन ये समझ में आया हमें कि अगर वो एक प्लेस पे रह रहे हैं तो उस प्लेस पे सारी चीज़ों को क्या कर लेते थे? वो खा पी लेते थे, है ना। तो दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, तो उनको फूड की प्लेस में जाना पड़ता था। सेकंड रीजन ये था कि एनिमल स्वयं चले जाते थे, खुद ही चले जाते थे, उनके पीछे पीछे लोगों को जाना पड़ता था। दो रीजन हमें समझ में आ गए, है ना। अब थर्ड रीजन यहाँ पे देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या है
कि थर्ड, द प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। थर्ड रीज़न ये है कि आपको पता है ना कि मैंगो किस सीज़न में आता है ना, बनाना किस सीज़न में आता है ना। एप्पल तो ठीक है मिल ही जाते हैं हम लोगों को, लेकिन इनका भी अपना हर इसका एक सीज़न होता है ना, कि जैसे मैंगो का सीज़न हो गया, हर समय तो मैंगो हमें नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है ना। हर समय हमें बनाना तो आजकल ठीक है मिल जाते हैं, जो लोग स्टोर कर लेते हैं तो वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक सीज़न होता है, ठीक है ना। उसी टाइम पर ये पकते हैं, बियर होते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स का भी अपना एक सीज़न होता है, जैसे गुआवा का, है ना, इस तरह से। तो क्या होता था कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, जो प्लांट्स होते थे क्या करते थे, इनके जो फ्रूट होते थे जो अलग अलग समय पर अलग अलग सीजन में पकते थे। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी जैसे आप पीपल कहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के जिस सीजन में रह रहे हैं तो वहाँ तो उन्होंने फ्रूट्स खा लिया, अब वहाँ के सारे फ्रूट्स फिनिश हो गए, अब किसी दूसरे प्लेस में जाएंगे, वहाँ दूसरे प्लांट हैं, उनके फ्रूट्स आ गए होंगे, तो भी उनको खाने के लिए वहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर ठीक है, इसका मतलब ये कि सीजन के अकॉर्डिंग वो मूव करते थे, सीजन टू सीजन वो क्या कर लेते थे, मूव कर लेते थे, राइट। So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. फोर्थ रीजन क्या आ रहा है, देखिए फोर्थ रीजन में क्या है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, नीड्स वाटर, उनको सभी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव होने के लिए। भाई प्लांट्स भी है उसको भी वाटर चाहिए ना, है ना, और जो पीपल हैं उनको भी तो वाटर चाहिए। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, वाटर कहाँ कहाँ पे होता था, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, है ना, रिवर्स में, नदियों में, इन सब जगहों पे तो जैसे झीलें हैं, नहरें हैं, है ना, वहाँ पर नदियों में यहाँ पर पानी होता था। तो हंटर गेदर क्या करते थे, वहीं रुकते थे। तो वाइल मैनी रिवर्स जो थी, बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं, लैक्स होती हैं, वो क्या है, पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है कि उनमें तो पानी ठीक है, हमेशा साल भर पानी उनमें आता रहता है, पानी उनका सूखता नहीं कभी, है ना। देखिए पेरेनियल का मतलब दिया है विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। बट जो दूसरी कुछ रिवर्स होती हैं, कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं कि जब बारिश का मौसम आता है ना तो फिर उसमें पानी आ जाता है, और ठंडी तक जो है आपके विंटर सीजन तक तो उसमें वाटर रहता है, लेकिन बाकी सीजन में, समर सीजन में क्या होता है, वाटर सूख जाता है। तो वहाँ से फिर उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता था। तो जो रिवर पेरिनियल हैं, पेरिनियल का मतलब ये है कि जहाँ पर साल भर उनमें पानी बना रहता है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हंटर गैदरर्स जो कहीं ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जो क्या है, जहाँ की रिवर क्या है, सीजनल है, ठीक है। तो यानी कि सीजन में तो ठीक है उनमें पानी रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सूख जाता है पानी। तो ऐसे लोगों को भी वहाँ से ट्रांसफ़र होना पड़ता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था, ठीक है। पीपल लिविंग इन द बैंक्स ऑफ वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये देखिए ड्राई दिया है ना, विंटर एंड समर सीजन में क्या करना पड़ता था, उनको जाना पड़ता था। आपको आई होप आपको ये फर्स्ट हेडिंग समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। सेकंड हेडिंग है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, जैसे हंटर गैदरर के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। तो हमने हालांकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हो वो पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के बाद ही सेकंड चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो अब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव, अब तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि इन लोगों के बारे में, हंटर गैदरर के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो पहला ही नाम आ जाता है आर्कियोलॉजिस्ट का। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, मैंने बताया था ना, हु स्टडी अबाउट द पास्ट, जो पास्ट की क्या करते हैं, टूल्स है, बहुत सारे एविडेंस को लेकर उसको सर्च करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और फिर एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, पता करते हैं उनको कि हाँ ये इतनी पुरानी चीज़ है, ये इतना पुराना है, उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स, उन्होंने हंटर गैदरर की कुछ चीज़ों को ढूंढा है, उनको मिली हैं, जो उन्होंने बनाया था और जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। यानी हंटर गैदरर ने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उनमें से कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, तभी हमें इन लोगों के बारे में जानकारी पता चल जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें मिली होंगी, इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड द यूज टूल्स, यानी कि ये जो लोग क्या करते थे, टूल्स का इस्तेमाल करते थे। टूल्स में कौन कौन से, स्टोन के हैं, वुड के हैं, बोन्स के हैं। तो मान लीजिए वुड का तो मान लीजिए फिनिश हो गया, ठीक है, वो सड़ गल गया जाता था, लेकिन बोन्स, जो बोन्स हड्डियों के भी औजार बनाते थे वो, अब समझिए आप, बोन्स के हड्डियों के भी औजार बनाते थे, और स्टोन के औजार तो बनाते ही थे, पत्थरों के औजार तो बनाते ही थे। तो विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट, और उनमें से सबसे बेस्ट इनका जो बेस्ट था वो पत्थरों के औजार ही थे, स्टोन टूल्स इनका बेस्ट था, ठीक है। तो इस तरह से जब ये सब चीज़ें नीचे मिल जाती हैं, इनको जानकारी मिल जाती है कि आखिर जब ये खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो इनको पृथ्वी से जो है, अर्थ से आपकी ये सब चीज़ें मिलती हैं कि अरे ये क्या है, ये क्या पड़ा हुआ है। तो इनको पता चल जाता है कि आज से इतने साल पहले, कार्बन डेटिंग से पता लगा लेते हैं कि आज से इतने साल पहले ये कुछ लोग थे और इस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे, राइट। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट बोन, और ये जो
हंटर गैदरर रहे होंगे उस टाइम पे, ये जो टूल्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे? टू कट द मीट, यानी मीट, जो जानवरों के मीट होते हैं उसको काटने के लिए, है ना, बोन को काटने के लिए, है ना, स्क्रैप बार्क, जो ट्रीज है मान लीजिए, तो ट्रीज के चारों तरफ जो बार्क लगी होती है ना, उसकी जो लेयर होती है, पहली लेयर, उसको काटने के लिए, है ना। एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, जानवरों की खाल निकालने के लिए, है ना, जानवरों की खाल, ही जानते थे कि जानवरों की खाल निकाल के उसको ठंडियों में ओढ़ लेते थे, तो उनको गर्मी में महसूस होती थी, ठीक है ना। एंड चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। तो ये टूल का इस्तेमाल ये दिया गया है कि टूल का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हंटर गैदरर थे उनके जो टूल्स थे वो किस रूप में काम आते थे, तो आप यहाँ से आंसर बताएंगे कि जो टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क, है ना, एंड हाइड्स एंड चॉप फ्रूट्स, रूट्स, इन सब चीज़ों के लिए काम आते थे, राइट। सम में हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स, उनमें से कुछ हैंडल्स भी थे। हैंडल्स मतलब हैंडेक्स जैसे कह सकते हैं, हस्त कुठार, जिन्हें कुल्हाड़ी जैसे कह सकते हैं ना। हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक ए स्पेयर्स एंड एरोज, धनुष तीर भी बनाना वो सीख गए थे, ठीक है, हंटिंग, शिकार करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, विच वॉज यूज एज ए फायर वुड, और किस लिए, जलाऊ लकड़ी को, ठीक है ना, जलाऊ लकड़ी के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक द हट्स एंड टूल्स, और वुड से बाद में हम देखेंगे अभी कि लकड़ियों से किस तरह से उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ भी और औजार भी उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया ना, स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज। लेफ्ट में आप देख रहे हैं डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ये देखिए पृथ्वी को खोद कर एडिबल रूट्स निकालते थे, खाने लायक जो रूट्स होती हैं, जैसे आप जो रूट्स ही तो खाते हैं ना, जैसे पोटैटो है, आपका ये मूली है, गाजर है, ये सबसे सारी चीज़ें खाती हैं क्या, एडिबल रूट्स ही तो है आपका। राइट, और राइट में आप क्या देख रहे हैं, स्टिचिंग क्लॉथ्स, कपड़े को सिलने के लिए भी, यानी हड्डी जो होती थी ना, हड्डी, उसको उससे वो क्या कर लेते, सुई की तरह इस्तेमाल कर लेते थे, कपड़ों को सिलने के रूप में भी काम आते थे। ये देखिए पत्थरों से भी, ये इनका देखिए पत्थर को चुकीला बना लेते थे ऐसे जानवरों को मारने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर रूट्स को देख रहे हैं आप, तो ये फिगर इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको देखकर भी बड़े ईजिली समझ सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वो हंटर जो गैदरर्स थे वो किस तरह के प्लेस को चुनते थे रहने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे प्लेस को ही चुनेंगे जहाँ पर नदियाँ होंगी आसपास, ठीक है। तो हम लोग उनको क्या कहते थे, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, हम लोग उनको साइट्स बोलते थे, ठीक है। साइट्स क्यों, क्योंकि हम जैसे किसी आर्कियोलॉजिस्ट गए किसी प्लेस पे और उस प्लेस पे उन्होंने खुदाई किया, उनको कुछ मिल गया, तो उनको कह देते थे कि ये साइट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ ना कुछ हंटर गैदरर से रिलेटेड यानी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, पास रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे प्लेस को हम लोग साइट्स बोल देते थे। क्या बोल देते थे, साइट्स। आइए देखते हैं इसमें, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट द मैप टू अभी ये आपका मैप टू अभी हम दिखा रहे हैं आपको मैप टू, ठीक है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल, यानी ऐसे प्लेसेस जो रेड ट्राइंगल अभी हम दिखाएंगे, इस जो इंडिया का मैप बना है ना, इसमें रेड ट्राइंगल बना होगा, तो उस रेड ट्राइंगल में हम देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स सबसे इंपॉर्टेंट थी जहाँ पर वो सबसे पहले रहना शुरू किए थे, राइट। तो रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ये हम अभी इंडिया में देखेंगे इस मैप में कि कहाँ कहाँ पर हंटर जो गैदरर्स थे उनके जो साइट्स हैं, उनके जो प्लेसेज हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन द मैनी मोर प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में रहते थे। ओनली सम आर सोन ऑन द मैप, मैप में कुछ ही प्लेस दिखाए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो आपको ये मिल के आएगी, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स ये निकल के आ रही है, वहीं पर साइट्स आपको मिलेगी जहाँ पर रिवर होगा। इसका मतलब ये था कि जो हंटर गैदरर्स है वहीं पे रहते थे ज़्यादातर जहाँ पर पास में रिवर होती थी, ठीक है। और आज भी सिटी वहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमें रेड ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, और प्लेस का नाम क्या है, भीमबेटका। क्या नाम है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भीमबेटका, भीमबेटका क्या है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है ना। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश का एरिया है और मध्य प्रदेश में भीमबेटका पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी क्या मिली हैं, चट्टानें, गुफाएं मिली हैं, केव्स मिली हैं, और इन केव्स पर क्या होती थी, चित्रकारी भी होती थी। उस समय के लोग चित्रकारी भी करते थे, पेंटिंग का काम भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हमें इसमें मिलेगा। तो एक हमें मिल गया, एक देखिए ये तो हमें मध्य प्रदेश में मिल गया, एक देखिए हुसुंगी मिल गया। क्या मिल गया, हुसुंगी, है ना, हुंसगी, ये आपका साउथ में मिल गया, ठीक है। साउथ में क्या मिल गया, हुंसगी। और क्या मिल गया, कुरनूल केव्स मिल रहा है, देखिए कुरनूल केव्स। तो साउथ में आपका कुरनूल केव्स मिल रहा है, यानी आंध्र प्रदेश में आपका देखिए
ये आपका कुरनूल केव्स मिल गया, इधर हुसुंगी कर्नाटक में आपका हुसुंगी मिल गया है ना। इधर बहुत बहुत सारे प्लेस हैं तो, लेकिन जिनमें जो रेड ट्राइंगल है पहले हम उनको देख लेते हैं ना। तो ये जो देखिए इसमें क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा। ये इधर आपको थोड़ा मैं इंडेक्स से समझा देता हूँ क्या है ये रेड ट्राइंगल है। रेड ट्राइंगल में ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो प्लेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसी के बारे में इसमें दिया है स्पेसिफिक। लेकिन ये जो आगे दिया है ना, देखिए इसमें दिया है पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है। तो पैलियोलिथिक साइट्स का मतलब होता है ऐसा क्या, पूरा पाषाण काल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल, यानी पुराने समय के जो पत्थरों का काल था, यानी पत्थरों के औजार बनते थे, स्टोन्स के औजार बनते थे, इसलिए इनको लिथिक साइट बोला जाता है। लिथिक मतलब होता है पत्थर, साइट मतलब प्लेस। तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा, यानी प्राचीन, है ना। इसके बाद देखिए इसमें देखिए दिया है नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स का मतलब होता है नवपाषाण काल, ठीक है। फिर मेगालिथिक, बड़े बड़े पत्थरों का काल, ठीक है, यानी मेगालिथिक यानी बड़े बड़े महापाषाण काल। फिर अर्ली विलेज, इनके बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। मॉडर्न साइट्स के बारे में भी देखेंगे, राइट। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले बुर्ज होम दिया है ना। तो ये बुर्ज होम क्या है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर प्लेस पे है, ठीक है। ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, आज प्रेजेंट डेज में पाकिस्तान में। लेकिन पहले तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट ही था। तो जब ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तो उस पर तो हम ये डिवाइड नहीं किए थे ना कि ये भारत है ये पाकिस्तान है। तो ये आपका मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। देखिए चिरांद है, चिरांद आपका कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। ये कोल्डीवा है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है कोल्डीवा, ठीक है। ये महागढ़ा भी प्लेस है आपका, ठीक है। इस तरह से अब देखिए असम में भी कुछ प्लेस हैं, है ना, यानी ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी दार्जिलिंग हेडिंग दिया हुआ है। और उसके बाद इनाम गांव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनाम गांव आपका एक कैसा है, ये एक ताम्र पाषाणिक काल का स्थल है इनाम गांव, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र में देखिए पड़ता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ये जो एरिया इमाम गांव का है, ये जब आपका पाषाण काल है ना, पैलियोलिथिक साइट जब ये जो जैसा ही साइट से फिनिश होती है और हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे उसके बीच का एरा है ये, राइट। अभी आपको थोड़ा सा इसमें नई नई साइट्स हैं तो थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा, बट आप थोड़ा सा क्या करना है आपको थोड़ा सा इनका नेम लर्न कर लेना है, ठीक है। हल्लूर है, देखिए ये हल्लूर यहाँ पर पड़ा हुआ है ना। ये ब्रह्मगिरी है, ये पय्यमपल्ली है, ठीक है। ये इस तरह से इन सब चीज़ों के नाम याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो अगर नाम याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे इसमें कोल्डीवा है, महागढ़ा है, मेहरगढ़ के बारे में बताया मैंने, अभी मेहरगढ़ का जिक्र आएगा। मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, भीमबेटका है, उसुंगी है, कुरनूल है, इन सब का नाम आप याद कर लीजिए। मैं भी जस्ट इसके आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एज अ स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टोन टूल्स क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। पीपल क्या करते थे, टू फाइंड अ प्लेस वेयर द गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। लोग वहीं रहते थे जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिल जाते थे। अब देखिए रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब इस पेंटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, पेंटिंग से आपको ये समझ में आ रहा है कि देखिए एक ह्यूमन है और ये एक एनिमल है, उसको पकड़ के उसको क्या कर रहा, मार रहा है। इसमें रॉक पेंटिंग एनिमल्स, ये पेंटिंग जैसे अभी मैंने भीमबेटका बताया ना, ऐसे ही भीमबेटका जैसे प्लेसेस में ये पेंटिंग बनी हुई थी। मैनी ऑफ द केव्स, बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं इन विच दीज अर्ली पीपल, जहाँ पर जो अधिक मैं अर्ली जब भी बोलूँ ना तो अर्ली का मतलब प्राचीन लोग, जो अर्ली पीपल थे, लिव्ड हैव ए पेंटिंग्स भी उनके साथ में मिलती है दीवारों पर, ठीक है ना। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर द मध्य प्रदेश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने भीमबेटका बताया वहीं पर आपको मिलेगा ये प्लेस, ठीक है ना। एंड द साउथर्न उत्तर प्रदेश में भी दीज पेंटिंग्स सो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की पेंटिंग दिखाई जाती है इसमें, ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, जो बताता है कि वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये देखिए भीमबेटका के बारे में इसमें और थोड़ा सा डीप दिया हुआ है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, पीपल चूज these natural caves because they provided shelter। देखिए ये ऐसी गुफाएं होती थी, कुछ भीमबेटका में कुछ ऐसी गुफाएं थी, जैसे बारिश होती थी, धूप होती थी, तो ये लोग आके इसके नीचे रुक जाते थे। अब इस केव को किसी ने बनाया थोड़ी है, ठीक है, तो नेचुरल है ना, बाय नेचर है, बनी हुई थी, ठीक है। वोल्केनो जब आया तो हम जब आपको आगे चैप्टर पढ़ाएंगे 7th में तो बताएंगे कि किस तरह से ये बन जाती हैं केव्स, ठीक है। ये तो नेचुरल साइड्स थी, तो ये लोग शेल्टर का काम करती थी, यानी लोग इसकी छाया के नीचे आके रुक जाते थे। ठंडियों में भी है, गर्मियों में है, शेल्टर का काम करती थी। फ्रॉम द रेन है, हीट है, विंड है, ठीक है ना। दीज रॉक शेल्टर आर आल्सो क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये जितनी भी ये शेल्टर बैठती नर्मदा वैली के आसपास मिलती है। नर्मदा के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है, राइट। ये देखिए दिख रही हैं आपको, कुछ इस तरह से चट्टान है आपको। अब इनके नीचे कोई आके खड़ा हो जाएगा तो उनको कहाँ पे जो है पानी कहाँ जाएगा, है ना। अभी इसके अंदर का पार्ट नहीं दिखाया गया, केवल बाहर से दिखाया गया। अब देखिए प्लेस दिया साइट्स क्या होती हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स
अब देखिए साइट्स का मतलब ये कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जिस प्लेस पर जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, उसी को साइट बोला गया है, सिंपल सा है। देखिए इसमें साइट्स क्या है, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, जहाँ पर कुछ चीज़ें बची हुई मिलती हैं, टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स है, वर फाउंड, दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा क्या छोड़ी गई होती हैं, ठीक है ना। छोड़ी क्या मतलब, पहले वो लोग वहाँ रहते रहे होंगे और उसको उस चीज़ को छोड़कर चले गए, और हमें खुद हम आज हम लोग खुदाई कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है, लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। दीज में बी फाउंड एन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन द अंडर वाटर, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द फायर, अब देखिए फायर के बारे में, आग के बारे में जानकारी भी हम लोगों को मिलती है। फाइंड द कुरनूल केव्स, अभी मैंने कुरनूल केव्स बताया था ना, आप लोग मैप में देखिएगा कुरनूल केव्स कहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको मैप में जस्ट मैंने बताया था ना, कुरनूल केव्स आपका साउथ में है, ठीक है। ये देखिए आपका कुरनूल केव्स मिल गया आपको, ये आ रहा आपका कुरनूल केव्स, ये कुरनूल केव्स। इस कुरनूल केव्स से हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस कुरनूल केव्स से हमें फायर के बारे में जानकारी मिल रही है, आग के बारे में जानकारी मिली है। तो आग जलती हुई नहीं मिली है हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिला है। एविडेंस क्या मिला है ये देखिएगा, फाइंड द कुरनूल केव्स ट्रेसेस ऑफ एस, एस मतलब राख मिली है हमें वहाँ से। तो राख मिली है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उस राख को हम लोगों ने कार्बन डेटिंग से पता लगा लिया, हमने डेटिंग करके पता लगा लिया कितनी पुरानी राख है ये, और ये किस समय की बात है। इसका मतलब कुछ लोगों ने वहाँ इस आग का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो राख मिल रही है ना। तो एस हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे पता चलता है कि लोग आग से परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, और फायर जो आग था उनका इस्तेमाल वो कई प्रकार से करते रहे होंगे। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के रूप में कि भाई आग जला लिए तो कुछ रात में अंधेरा है तो लाइट भी हो जाती थी। टू रोस्ट मीट, यानी मीट को पकाने में, भूनने में, है ना। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को भी भगाने में, जानवरों को डराने में, क्योंकि जानवर पता है अब ना आपको, आग से बहुत डरते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेम एंड डेट्स। मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं कि हिस्ट्री को, जो एंशियंट हिस्ट्री हमारी, उसमें जो सबसे हमारा पहला एरा आता है ना, पाषाण काल का, ठीक है, यानी पत्थरों का काल। तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पैलियोलिथिक। तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री का डिवीजन पढ़ेंगे हम, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन अ लेंदी नेम्स फॉर द टाइम, उन्होंने एक बहुत लेंदी नेम टाइम दिया है, दैट वी आर स्टडीइंग, जो कि हम पढ़ते हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल पीरियड पैलियोलिथिक। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैलियोलिथिक बोल रहे हैं, इसका मतलब पाषाण काल, ठीक है ना। लिथिक का मतलब यहाँ पे क्या है, पत्थरों से है, ठीक है, और पेलियो का मतलब आपका पुरानी चीज़ों से है। तो दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड, ये देखिए ओल्ड दिया है, एंड लिथको मीन्स क्या होता है, स्टोन दिया है। द नेम्स पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12 ईयर्स एगो। अब देखिए जो पैलियोलिथिक है आपका, ये जो पाषाण काल है आपका, ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन का मतलब होता है आपका 20 लाख, ठीक है, 20 लाख ईयर्स एगो, 20 लाख पहले से लेकर आज 12 ईयर्स एगो, अभी भी हम लोग आगे नहीं आ रहे हैं, यानी 20 लाख ईयर्स एगो से अभी हम 12 तक आ रहे हैं। 12 ईयर्स एगो तक का जो समय है, इसको हम पैलियोलिथिक बोल रहे हैं। इतना प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हंटर गैदर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इतनी पुराने पीछे की चीज़ें हैं। दिस लॉन्ग स्ट्रेचेस दैट इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल, अपर एंड अपर पैलियोलिथिक। अब देखिए पैलियोलिथिक को ही, यानी पत्थरों के जो काल है, जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, लोअर, मिडिल और अपर। तो याद रखिएगा, लोअर को क्या कहा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल। हिंदी में से बोल रहे हैं, लोअर को हम बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मतलब लोअर पैलियोलिथिक। इसको फर्स्ट हमारा क्या था, लोअर पैलियोलिथिक, सेकेंड हमारा क्या हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक, थर्ड हमारा क्या हो गया, अपर पैलियोलिथिक। यानी इस तरह से हम लोग इसको बांट देते हैं ना, निम्न है, मध्य है और उच्च है। उच्च पुरा पाषाण काल, यानी पत्थरों के काल को, पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। पाषाण काल में भी हम लोगों ने जो पूरा पाषाण काल है, यानी जो उसको हम लोग लोअर, मिडिल और अपर में बांट दिया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और अब पूरी जो हिस्ट्री की बात करें तो 99% हिस्ट्री तो हमें यहीं से मिल जाती है, राइट। अब दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट द 12 ईयर्स एगो।
लेकिन हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज होता है। अच्छा, ये जो समय हम पढ़ रहे हैं ना, उस समय अर्थ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी थी, ठीक है ना। थोड़े बहुत ही फॉरेस्ट रहते थे, धीरे धीरे ज़्यादातर क्या थी, बर्फ ही बर्फ जमी थी, जिससे क्या होता था कि न कहीं ग्रास उग पा रही है, न कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब जानवरों को खाने के लिए चारा चाहिए ना, तो घास चाहिए ना, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और अर्थ क्या होती है, अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। जब गर्म होगी तो पानी जो बर्फ जमी हुई चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर ही पिघलेगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, घासें उगेंगी। जब घासें उगेंगी तो जानवर क्या होंगे, जानवर भी पैदा होंगे, है ना। जानवर इनको खाएंगे, डेवलप करेंगे, जानवरों का विकास होगा। अब जानवरों का विकास होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो ह्यूमंस हैं उनका भी डेवलपमेंट होने वाला है। तो यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एन इन्वायरमेंट चेंज होते हैं बिगिनिंग अबाउट 12 ईयर्स एगो, यानी 12,000 साल पहले की बात करें तो उस समय पे चेंजेस होते हैं, यानी 12 से 10,000 ईयर्स के एगो के बीच में। इस काल को क्या कहा गया, मेसोलिथिक कहा गया। यानी पहला पैलियोलिथिक कहा गया, दूसरा मेसोलिथिक कहा गया। मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। और पैलियोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किस किस पार्ट में, लोअर में, मिडिल में और अपर में, ठीक है। तो वो टोटल कितना था, 20 लाख से 12,000 तक के बीच में समय था, समय याद रखिएगा। और अब जो हम पढ़ रहे हैं यानी ये 12,000 से लेकर 10,000 तक, ये क्या कह रहा है, ये कौन सा समय है, मेसोलिथिक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ अभी आगे भी, और मौका मिलेगा अभी, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी। अब क्या हो रहा था, पहले के लोग क्या करते थे, मोटे मोटे पत्थरों का आविष्कार करते थे। आविष्कार क्या करते थे, मोटे मोटे पत्थर उनको मिल जाते थे, उन्हीं से जानवरों को मारते थे। तो कभी जानवर मर भी जाते थे, कभी जिंदा भी रह जाते थे, क्यों, क्योंकि पत्थर चुकीले नहीं थे। लेकिन जब मेसोलिथिक आया, मध्य पाषाण काल आया, तो इस मेसोलिथिक में क्या हुआ कि जो स्टोन टूल्स थे अब उनमें क्या आने लगे, टीनी छोटे छोटे स्टोन टूल्स आने लगे। एंड आर काल माइक्रोलिथिक, इनको सूक्ष्म लघु पाषाण काल कहा गया। यानी लघु पाषाण काल का मतलब ये था कि छोटे छोटे, इनको मतलब जानकारी होगी कि पत्थरों को अगर चुकीला बनाया जाए तो जानवरों को हम बड़े आसानी से मार सकते हैं। हम बेवजह इतना भारी पत्थर लेके मारते थे, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक ऑन हैंडल्स ऑफ बोन्स। कभी कभी हैंडल्स ऑफ बोन्स, आप हड्डियों के भी, आप हाथ में हड्डियों के भी औजार लेकर उनको माइक्रोलिथिक का काम करते थे, है ना। अथवा वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स, हंसिया जैसे इस्तेमाल कर लेते थे। एट द सेम टाइम, और उसी समय पे क्या होता था, ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। अब द नेक्स्ट स्टेज जो बात करेंगे वो 10,000 ईयर्स एगो की बात करेंगे, इज नॉन एज द नियोलिथिक। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, नियोलिथिक आ गया। नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल। अब देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पैलियोलिथिक के बारे में, ठीक है। पैलियोलिथिक हमारा किस पार्ट में डिवाइड हुआ, लोअर में, ठीक है, और मिडिल में और अपर में, ठीक है। इसका जो समय था वो समय क्या था, वो समय था 20 लाख यानी 2 मिलियन से लेकर क्या 12,000 तक का जो समय था वो हमारा पैलियोलिथिक का हो गया। फिर इधर हम जब 12,000 से इधर हम बात करते हैं इधर 10,000 की, तो हम इसको कौन सा टाइम बोल रहे हैं, मेसोलिथिक बोल रहे हैं, ठीक है, मेसोलिथिक। ये जो समय है ना, ये जो हंटर गैदर के बारे में पढ़े हैं, ये पैलियोलिथिक के बारे में ही हम पढ़े हैं। अभी हम लोग मेसोलिथिक के बारे में भी पढ़ना शुरू कर देंगे। जब पत्थरों को चुकीला बनाना शुरू कर दिए थे, पशुपालन शुरू कर देते हैं, तो वो सब मेसोलिथिक में पढ़ते हैं हम लोग। और जब खेती करना शुरू करते हैं ना, तो खेती करना वो शुरू करते हैं मेसोलिथिक से लेकर नियोलिथिक के बीच में, मेसोलिथिक लेकर नियोलिथिक। अब नियोलिथिक कब से है, 10,000 से लेकर आज के समय तक, यानी 4,000 तक। यानी आज का जो समय, सॉरी आज का समय नहीं, 4,000 ईयर्स एगो तक, हम 10,000 से लगभग 4,000 ईयर्स एगो तक हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नियोलिथिक के बारे में पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में एक बार डिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आपको पहला डिवीजन आपका हो जाएगा पैलियोलिथिक का, जिसको आप पैलियोलिथिक को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, यानी लोअर, मिडिल और अपर में, ठीक है। जो आपका 2 मिलियन से लेकर कहाँ तक है, 12,000 तक है। फिर उसके बाद आपका मेसोलिथिक आ जाता है। मेसोलिथिक आपका 12,000 से 10,000 है। और फिर मैंने आपको बताया नियोलिथिक आपका बन जाता है 10,000 से लगभग 4,000 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरे लिथिक को आप डिवाइड कर सकते हैं, हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से लोगों ने डेवलपमेंट किया। तो यानी पैलियोलिथिक का जो समय था वो पूरा एक बर्फीला समय था, ढका हुआ समय था, जहाँ पर चारों तरफ पूरे अर्थ में बर्फ ही बर्फ थी, फॉरेस्ट बहुत कम थे, लोगों का लाइफ बहुत टफ था। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है और मेसोलिथिक आते आते काफ़ी कुछ चेंज हो जाते हैं, घासें उगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट में। चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप देख ही लीजिए चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा था। देखेंगे अराउंड 12,000 ईयर एगो। अब देखिए 12,000 ईयर एगो का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, यानी 12,000 यानी पैलियोलिथिक फिनिश हो गया।
देयर वर मेजर चेंजेस, बहुत सारे चेंजेज आए। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का जो क्लाइमेट था, पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही थी, गर्म हो रही थी। विद शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशन, यानी गर्म कंडीशन हो रही थी। और गर्म जब हो गई तो वहाँ पे जैसे क्या होगी, घासें उगेंगी। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में क्या था, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड होने लगे। दिस, इससे ग्रासलैंड से क्या होगा, जब हर जगह चारे होंगे तो अब क्या होंगे, एनिमल्स आएंगे। दिस इज टर्न इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, डियर इंक्रीज होने लगे, है ना। एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल, ये इस तरह से कैटल में हम लोग दैट इज कैटल, दैट इज एनिमल सर्वाइवल ऑन ग्रास, ऐसे कैटल जो इन्हीं ग्रास लैंड पर ही डिपेंड रहते थे। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो लोग अब इन जानवरों को अभी तक मारते थे अब इनको फॉलो करना शुरू कर दिए। लर्निंग अबाउट दियर फूड हैबिट्स, वो उनको किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमारे फूड हैं, और उनकी अपनी ब्रीडिंग सीजन, उनको पालना शुरू कर दिए, राइट। इट इज़ लाइकली दैट इज दिस हेल्प द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, फिशिंग आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग क्या करने लगे थे, दैट हेल्प द पीपल्स टू स्टार्ट थिंकिंग, लोगों की जो सोच थी वो बदल गई। अभी तक इन जानवरों को जिनको मार मार के खा रहे थे, तो वो समझ गए कि किन जानवरों को मारना है किनको नहीं मारना है, तो वो कुछ जानवरों को मारना कम कर दिए, है ना। हर्डिंग, यानी अब वो क्या करने, हर्डिंग यानी चरवाहे बन गए, जानवरों के पीछे पीछे उनको पालते थे, उनको रखते थे। रियरिंग दीज एनिमल्स, इनको पालना शुरू कर दिए। फिशिंग करना शुरू कर दिए, जहाँ पर जो रिवर्स के आसपास रहते हैं, फिशिंग उनका इंपॉर्टेंट बन गया। अब देखिए धीरे धीरे अब वो क्या करेंगे, जब जानवरों को पालेंगे तो उनको खिलाने के लिए उनको ग्रास चाहिए और भी कुछ चाहिए, है ना। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब वो हर्डिंग और फार्मिंग किस तरह से शुरू करते हैं इसमें आप देख लीजिए। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम, ये ऐसा समय था व्हेन सेवरल ग्रेन वियरिंग, जहाँ पर बहुत सारे जो अनाज थे ना उनको उगाना, जैसे इंक्लूडिंग व्हीट, क्या क्या इंक्लूड था उसमें, व्हीट है, बरले है, राइस है, इन सब चीज़ों को जब वो उगाना शुरू कर दी ना, उनको पता चल गया कि नेचर में तो बहुत कुछ है यार, है ना, इनको भी खाना चाहिए हमें। बट द सब कॉन्टिनेंट, उनको पता चल गया, मज़ा मिल गया खाए तो। मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन, जो भी बच्चे थे सब, है ना, वीमेंस थी, मैन थे, प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज ए फूड, वो समझ गए कि ये हाँ, इनसे भी खाकर हमारा पेट भरता है ना, उनको कलेक्ट करने लगे कि ये तो हमारे फूड हैं। लर्नड, उन्होंने सीखा। वेयर दे ग्रीव, कि कैसे उसको उगाया जाता है। वेन दे रिपेंड, कैसे जब पक जाते हैं तो फिर उनको काटा जाता है। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को उगाना सीख गए थे, है ना। इन दिस वे पीपल बिकेम द फार्मर, और इस तरह से धीरे धीरे वो क्या बन गए, फार्मर बन गए। तो अब समझ में आया ना आपको कि अब वो फार्मर बन गए, वो हंटर गैदर नहीं रह गए, अब वो फार्मर बन गए। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट टू देन टेम एनिमल्स, अब वो जो पालतू जानवर थे उन पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि ग्रेन्स तो ठीक है लेकिन पालतू जो जानवर हैं उनसे भी तो हमें फूड मिल रहा है ना, जैसे मिल्क है। तो देखिए, तो इन्होंने क्या किया, पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर दियर शेल्टर, उनके लिए भी, है ना। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड एज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अच्छा, पहला अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो डॉग था, ठीक है, कुत्ता था। लेटर लेटर द पीपल इनक्रेज्ड, बाद में क्या हुआ, लोगों ने इनक्रेज किया एनिमल्स को दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर कैंप्स, उन्होंने उनके लिए, जानवरों को रहने के लिए भी जगह बनाई, है ना, कि वो आराम से रह सकें। दीज एनिमल्स सच एज सीप है, गोट है, कैटल्स, एंड आल्सो अ पिग लिव्ड इन द हर्ड्स, पिग भी थे, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, जो ग्रास भी खाते थे। ऑफन पीपल, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को रखा जो ग्रास खाते थे, ऐसे जानवर। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड, और देखिए अभी ये सभी जानवरों को मार मार के खा रहे थे, लेकिन अब जिन जानवरों को ये पालना शुरू कर दिए थे अब उनकी सुरक्षा करने लगे थे कि कोई बाहरी वाइल्ड एनिमल्स आके इनको खा ना ले, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो हर्डर्स बन गए थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या बन गए थे, हर्डर्स बन गए थे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो हर्डर कैसे बन गए, तो इस तरह से हर्डर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब यही कि किस तरह से जानवरों को पालना है, किस तरह से उन्हें पालना सीख गए थे, ये सब चीज़ें आप इनको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, वही जो चीज़ मैंने बताया। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।